हेलो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर रहे होंगे। आज हम शुरुआत कर रहे हैं नंबर सिस्टम से। बिल्कुल बेसिक थ्योरी से हम पढ़ने वाले हैं और एडवांस लेवल तक हम जाने वाले हैं। इसके लिए मैं आपको अपने खुद से हाथ से तैयार कर रहा हूँ नोट से। आप अपने नोटबुक के और पेन लेके बैठ जाइए, तैयार हो जाइए और अपने हाथ से खुद से आपको नोट्स लिखते हुए चलना है। सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि नंबर सिस्टम क्या होता है, संख्या पद्धति होती क्या है। संख्या पद्धति में बहुत से हम जो नंबर्स वगैरह होते हैं उनको हम देखते हैं कैसे। नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम देखते हैं डिजिट। हम क्या देखते हैं इसमें? सबसे पहले हम देखते हैं डिजिट। डिजिट यानी होता है अंक। कौन कौन से अंक देखते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इस तरीके से यदि टोटल देखा जाए तो संख्या पद्धति के अंदर ये 10 डिजिट अपने को देखने को मिलते हैं। पूरी की पूरी गणित आपको पता है इन्हीं 10 डिजिट के ऊपर टिकी हुई है। तो पूरा का पूरा जो भी खेल होगा वो यही से होने वाला है। इतना आपको पता लग गया। अब ये जो डिजिट होते हैं, क्या होता है इनका, ये अभी ये हम देख रहे हैं ना, इनमें आगे हम चर्चा करेंगे किस तरीके से हम पूरा का पूरा इनको संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, नंबर लाइन पर इनको कैसे दर्शा सकते हैं। जैसे हमारे पास से सबसे पहले मैंने ली है आपके लिए एक नंबर लाइन, यानी संख्या रेखा। मान लेते हैं हमारे पास ये एक संख्या रेखा है। यहाँ को एक पॉइंट है, यहाँ पे हमने जीरो ले लिया। क्या ले लिया हमने? यहाँ पे एक जीरो ले लिया। अगर संख्या रेखा पे हम देखते हैं तो दाईं ओर की वैल्यू में यहाँ हो गया 1, यहाँ 2, यहाँ 3, ये 4, 5, ऐसे ऐसे करके ये इन्फिनिट तक है, यानी अनंत तक ये चली जाएगी। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो रही है आपके? जीरो से यदि मैं दाईं ओर जाता हूँ, जीरो से दाईं ओर जाने पर संख्या का मान बढ़ता जाता है। संख्या का मान बढ़ता जाता है। आपको अपने नोटबुक के अंदर इनको बिल्कुल नोट करते हुए चलना है। ऐसा नहीं देखना है कि सर पीडीएफ दे देंगे, पीडीएफ के भरोसे मत रहना। आप अपने खुद से हाथ से नोट्स तैयार करते हुए चलना है। जीरो से संख्या रेखा पर हम दाईं ओर चलते हैं तो पॉजिटिव वैल्यू होगी, धनात्मक मान होगा और संख्या का मान बढ़ता जाएगा। अगर हम संख्या रेखा पे बाईं ओर चलते हैं तो यहाँ होगा -1, ये -2, ये -3। ऐसे ऐसे करते करते कहाँ तक चला जाएगा? माइनस में चला जाएगा अनंत तक। -4, -5, -6, -7, -8, ऐसे ऐसे। एक आपने चीज़ देखी होगी कि जब जीरो से मैं बाईं ओर जा रहा हूँ तो बाईं ओर जाने पर क्या हो रहा है हमारे पास? बाईं ओर जाने पर संख्या का मान कम होता जाता है। संख्या का मान कम होता जाता है। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास लेता हूँ कि मान लीजिए -3 है और यहाँ है -4। अगर इन दोनों में आपको तुलना करनी हो, बताइए कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है? तो जो माइनस की संख्या के अंदर जो संख्या बड़ी दिखती है वो रियल के अंदर क्या होती है? छोटी होती है। क्योंकि देखो यहाँ से मैं अगर यहाँ तक जा रहा हूँ तो सिर्फ और सिर्फ हमें -1 यानी 1 की कमी लग रही है। यहाँ से यहाँ तक अगर हम आ रहे हैं तो सिर्फ हमारे पास 1 की कमी लग रही है, यानी -1 कम है। और यदि मैं यहाँ से यहाँ तक आता हूँ तो कितने की कमी हो गई? 2 की कमी हो गई। यानी आगे जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं कमी क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है, कम होती जा रही है वैल्यू। हम क्या करेंगे? जीरो से जैसे ही बाईं ओर बढ़ते जाते हैं, जैसे -1, अगर -1 -2 में तुलना करें तो कौन बड़ा है? -1। कौन छोटा है? -2। यानी माइनस की जो संख्या बड़ी दिखती है वास्तव में वो क्या होती है? छोटी होती है।
क्या होती है, वो छोटी होती है। ये क्या है, छोटी है हमारे पास, यह है छोटी संख्या। और इसको देखा जाए तो यह है बड़ी संख्या। माइनस वाली संख्याओं की आपको तुलना करनी आ गई होगी किस तरीके से क्या होता है। अब नंबर लाइन पे मैं आपको एक और बात बता देता हूँ। नंबर लाइन पर हम एक चीज़ और देखते हैं, वो क्या है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो ये जीरो होता है, इसे हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु। मूल बिंदु, ओरिजिन पॉइंट कहते हैं। और जो मूल बिंदु होता है, इसका कोऑर्डिनेट यदि आपसे पूछ लिया जाए, निर्देशांक यदि पूछ लिया जाए, तो जो मूल बिंदु होता है उसका निर्देशांक क्या होता है, 0,0 होता है। ये अपन आगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे, वहाँ पे हम अच्छे से देखेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना समझ लो कि ये चीज़ें समझ में आ गई क्या आपको, आ गई। यहाँ तक करने के बाद में वापस आपने जो फर्स्ट स्लाइड थी वहीं पे आता हूँ और यहाँ पे आपको समझाता हूँ। देखो, संख्या पद्धति हम पढ़ रहे हैं, इनमें हम पढ़ रहे हैं नंबर्स यानी संख्याएं। संख्याओं को अपन दो तरीके से डिवाइड कर रहे हैं। एक ले लिया हमने रियल नंबर, जिसे वास्तविक संख्या कहते हैं। दूसरा हमने लिया है इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या, जिसे हम आयोटा के द्वारा भी दर्शाते हैं। जैसे कोई संख्या है, काल्पनिक है, इमेजिनरी है, यानी जिसको संख्या रेखा पर दर्शाना पॉसिबल नहीं है। कैसे पॉसिबल नहीं है, यहाँ आपने देखा, अगर मैं आपको बोलूँ सर 3, तो आप यहाँ बता दोगे सर ये रहा 3, ठीक है। आप कहोगे 3.5, तो ये रहा 3.5। आप कहोगे 3.2, तो इन दोनों के बीच में 3.2। यानी जिसको संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं वो कौन सी संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी, वास्तविक संख्या हो जाएगी वो। काल्पनिक संख्या कौन सी होगी, काल्पनिक संख्या वो संख्या होगी जिनको नंबर लाइन के ऊपर नहीं दर्शाया जा सकता। अगर नंबर लाइन के ऊपर नहीं दर्शाया जा सकता तो उनको किसके द्वारा दर्शाते हैं, आयोटा के द्वारा। आयोटा के द्वारा, आयोटा से इंटू करके उनको दर्शाया जाता है। जो भी इमेजनरी संख्याएं होगी, काल्पनिक संख्याएं होगी, उनको आयोटा के द्वारा मल्टीप्लाई करके दर्शाया जाता है। और आप पे पेन और नोटबुक लेके बैठना और थ्योरी आपको लिखते हुए चलनी है, ठीक है। देखो, रियल नंबर है, रियल नंबर को आगे हमने टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है, देखते हैं। परिमेय संख्या क्या होती है, रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्या, इसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या की परिभाषा क्या है, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेके जाऊंगा आपको, तो जुड़े रहना है आपको। और अपने सभी साथियों के साथ क्लास को शेयर कीजिए। परिमेय संख्या क्या होती है, वह संख्या जिसे हम p बटा q के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी वह संख्या जिसे p बटा q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, परिमेय संख्या कहलाती है। वह संख्या जिसे p बटा q की फॉर्म में रूप में लिखा जा सकता है। दिख रहा है ना यहाँ तक, वह संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। p बटा q की फॉर्म में लिख दिया। और p और q क्या है, यहाँ पे इंटीजर्स है यानी कि पूर्णांक है। जहाँ p और q, जहाँ p और q पूर्णांक है, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि q बराबर नहीं होना चाहिए, क्या, जीरो नहीं होना चाहिए। q बराबर नहीं है जीरो, हर में जीरो नहीं आना चाहिए।
क्योंकि किसी भी संख्या के हर में यदि 0 आ जाता है तो वह संख्या इन्फिनिटी दे देती है, अनंत दे देती है, अपरिभाषित दे देती है। ठीक है, तो अनंत देने के लिए अपने को यहाँ क्या करना है, वह संख्या जिसे पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। पी और क्यू पूर्णांक है, क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए। जैसे सर कौन कौन सी संख्याएं ले सकते हैं हम, इनमें हम संख्याएं ले सकते हैं जैसे कोई भी संख्याएं बटा के रूप में लिखी जा सकती हैं, उन सभी संख्याओं को हम यहाँ शामिल कर सकते हैं, उन सभी संख्याओं को हम यहाँ शामिल कर सकते हैं। जैसे कौन कौन सी संख्याएं ले सकते हैं हम ले सकते हैं, जैसे मान लेते हैं 2/3 हो गया, 3/4 हो गया। ये जितनी भी नंबर्स हैं उन संख्याओं को हम किस में लिख सकते हैं, रैशनल नंबर में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 2/3 रैशनल नंबर है, -1/3 रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या है जिसे बट्टा की फॉर्म में लिखा जा सकता है। सर क्या जीरो भी परिमेय संख्या है? जीरो भी परिमेय संख्या में आएगा, क्योंकि किसी संख्या के अंत में कुछ नहीं है, हर में कुछ नहीं है, तो आप क्या लगा सकते हो 1, और जीरो में किसी संख्या का भाग दो तो यहाँ से क्या आता है हमारे पास 0। तो जीरो भी क्या है हमारे पास एक परिमेय संख्या है। बोलो यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई। अगर मैं आपको ये कहूँ कि 3/0, बोलो क्या ये परिमेय संख्या है क्या? नहीं है ना, क्योंकि गणित कभी नहीं कहती है आपको कि आप 0 से डिवाइड करो, क्योंकि यहाँ पे क्या आ जाता है, इन्फिनिटी आ जाता है, अनंत आ जाता है। इस वजह से हमें हर में 0 नहीं लेना है। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गई। आप जो भी एग्जाम्पल लेना चाहो जिसे बट्टा की फॉर्म में लिख सकते हो, सारी की सारी संख्याएं कौन सी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अब हमें देखना है अपरिमेय संख्या कौन सी होगी, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर यानी क्या होता है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या होगी, ठीक है, वह संख्या जिसे पी बटा क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। जिसे पी बटा क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है वो तो कौन सी हो गई हमारे पास है, रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्या हो गई। जिसे पी बटा क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता वो संख्या कौन सी हो गई, अपरिमेय संख्या हो गई। हम क्या लिखेंगे, जिसे शॉर्ट में लिख रहा हूँ इसको, जिसे पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता। वो सब संख्याएं क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जहाँ क्यू बराबर है, यहाँ पे भी वो शर्त नियम लागू होते हैं जहाँ क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, कैसे, एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे मान लेते हैं √2, √3, ये सब किस में चली जाएगी, अपरिमेय संख्याओं में चली जाएगी। क्या सर √4 अपरिमेय संख्या है, क्या √4 अपरिमेय संख्या है? नहीं, क्योंकि √4 का अगर आप वर्गमूल निकालोगे तो कितना आएगा, 2, और 2 क्या होता है, परिमेय संख्या। यहाँ पे हमें ये नहीं लेना है। ठीक है, ऐसी लेनी है जिनका पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हो, वो सभी किस में चली जाती है, इसी में चली जाती है। यहाँ तक की चीज़ें सबको क्लियर हो गई। उम्मीद करता हूँ इतना सब अच्छे से समझ पा रहे होंगे। क्लियर है यहाँ तक का सबको? बोलो यहाँ तक सबको क्लियर है। आगे हम देखते हैं इसी के अंदर, अगर आप और भी उदाहरण कुछ लेना चाहो तो ले सकते हो। देखिए, परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, ये हमने देख ली। अब परिमेय संख्याओं में हमने ले लिया पूर्णांक और भिन्न। पूर्णांक में जैसे पूरी वैल्यू जो होती है वो जैसे 2, 5, 4, 3, ये जो भी है वो किस में चले जाएंगे, पूर्णांक में चले जाएंगे। और भिन्न यानी फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में जैसे 2/3 हो गया, 3/4 हो गया, 5/6 हो गया, 7/9 हो गया, ये सब किस में चले जाएंगे, भिन्न में चले जाते हैं। ये कौन सी संख्याएं पढ़ रहे हैं हम, रैशनल नंबर देख रहे हैं, परिमेय संख्याएं देख रहे हैं।
यहीं पे आगे हम देखें पूर्णांक को, तो पूर्णांक को हमने 3 भागों में और डिवाइड कर दिया। एक तो होता है शून्य, एक ऋणात्मक और एक धनात्मक। जो अभी हमने नंबर लाइन पढ़ी थी उसी में देखे थे, ऋणात्मक मतलब नेगेटिव इंटीजर्स, यानी ऋणात्मक है जो वैल्यू है, ऋणात्मक जो पूर्णांक है वो सभी हम इसमें शामिल कर रहे हैं। और शून्य, शून्य न तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। अब आगे जो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे है, पॉजिटिव जो संख्याएं होगी उनको कैसे डिवाइड कर रहे हैं, प्राकृत संख्याओं में। प्राकृत संख्याओं में भी कौन कौन शामिल हो गया, जैसे सम संख्या हो गई, विषम संख्या हो गई, भाज्य हो गई, अभाज्य हो गई। इन सभी संख्याओं में हम डिवाइड कर रहे हैं। सम संख्या, इवन नंबर और ओड नंबर। सम संख्या क्या होती है, सम संख्या, इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है, और एक होता है ओड नंबर यानी विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या यानी ओड नंबर। इवन नंबर क्या होता है, ओड नंबर क्या होता है, देखिए सबसे पहले तो विषम संख्याएं देख लीजिए। विषम संख्या क्या होती है, विषम संख्या मतलब जो सम संख्या नहीं है, यानी परिभाषा क्या हो गई, जिसमें दो का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, वो सभी संख्याएं क्या कहलाती है, विषम संख्या कहलाती है। सम संख्या यानी इवन नंबर जिसमें दो का पूरा पूरा भाग जाता है, जैसे 2 हो गया, 4, 6, 8, 10, 12, 14, इस तरीके से जो भी संख्याएं होगी वो सब संख्याएं क्या कहलाती हैं हमारे पास, सम संख्याएं कहलाती है। विषम संख्याएं 1, 3, 5, 7, 9, इस तरीके से आप जो भी संख्या निकालना चाहो वो सब संख्याएं किस में चली जाती है, विषम में। विषम संख्याओं में आप ये देखोगे कि कैसे पता लगेगा कि ये विषम है या नहीं है। तो इकाई में 0, 2, 4, 6, 8 नहीं होगा, वो सभी संख्याएं क्या होगी, विषम संख्याएं होगी। क्या होगी वो, विषम संख्याएं होगी। समझ पा रहे हो ना यहाँ तक, ठीक है। आगे हमें इसे में आगे और अगर वैल्यूज़ को देखना चाहे तो हम लिख सकते हैं सर। जैसे पिछली जो मैं स्लाइड है उसमें आपको बता दूं, इसमें भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या होती है। यहाँ से क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट बनेगा वो बनेगा भाज्य और अभाज्य संख्याओं से। भाज्य और अभाज्य में आपको कन्फ्यूजन ये होगा, क्वेश्चन ये पूछेगा कि बताइए कौन सी संख्या भाज्य संख्या है, कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। जैसे 1001 बताइए भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है। इस तरीके से आपको जो भी क्वेश्चंस के जो डाउट मिलेंगे यहाँ से, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा अभाज्य संख्या से, प्राइम नंबर से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जैसे 1 से 25 तक कितनी भाज्य संख्या होती है, 1 से 50 तक कितनी भाज्य संख्या होती है, 1 से 75 तक कितनी भाज्य संख्या होती है, ऐसे यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो सबसे इस स्लाइड पे जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो क्या है आपके लिए, अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या हम कैसे निकालते हैं वो हम देख लेते हैं, ठीक है। ये यदि समझ में आ गया हो तो रब कर दूं इनको, तो इसमें तो कुछ है ही नहीं आपके, फिर भी चलो लिख देता हूँ मैं। विषम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या क्या होती है, ओड नंबर। अभी मैंने आपको बता दिया क्या क्या विषम संख्या है, जैसे 1, 3, 5, जिनमें मतलब है 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता हो, वो सभी, ठीक है। यहाँ पे आप ले सकते हो 23, 29, ये जो भी संख्या हैं वो सब कुछ आप यहाँ पे ले सकते हो। आगे हम देखते हैं कि नेचुरल नंबर, सम संख्या, विषम संख्या और भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या होती क्या है, सबसे पहले तो वो देख लो आप। कंपोजिट नंबर जिसमें स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग जाए,
जिसमें स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग जाए वो संख्या क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। कंपोजिट नंबर जिसमें स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी संख्या का भी भाग जाए, अन्य किसी संख्या का भी भाग जाए, वो सभी संख्याएं क्या होगी? भाज्य संख्याएं होगी। जैसे अगर हम यहाँ देखें तो मोर देन टू फैक्टर, यानी कि जिसके दो से अधिक गुणनखंड होंगे वो सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? हमारे पास भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जिसके दो से अधिक फैक्टर होंगे, दो से अधिक गुणनखंड होंगे, वो सभी संख्याएं क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। तो मैं यहाँ पे आपको लेता हूँ क्या सर, दो भाज्य है क्या? दो भाज्य है क्या? तो आप कहोगे सर दो में तो एक का भाग जाता है, दो का भाग जाता है, तो भाज्य संख्या है क्या? तो आपका आंसर होगा नहीं। ठीक है। क्या तीन भाज्य संख्या है? तो तीन में सिर्फ एक का भाग जाता है, तीन का भाग जाता है, बोलो तीन में और किसी संख्या का भाग जाता है क्या? नहीं जाता ना। तो तीन भी क्या है हमारे पास? भाज्य संख्या नहीं है। तो भाज्य संख्या है क्या? नहीं। ठीक है। ये क्या समझा रहा हूँ मैं? भाज्य संख्या है क्या? भाज्य संख्या है या नहीं? है या नहीं? ये वाला टॉपिक हमारा चल रहा है कि भाज्य संख्या है या नहीं। तो क्या दो भाज्य संख्या है? तो आपका आंसर होगा नहीं सर। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जो इसके फैक्टर देख रहे हैं, इसके जो गुणनखंड देख रहे हैं, वो क्या है? ओनली टू फैक्टर। और जिसमें ओनली टू फैक्टर्स होंगे वो संख्याएं क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या कहलाएगी, वो भाज्य नहीं कहलाएगी। ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ देखा कि क्या दो भाज्य संख्या है? नहीं। क्या सर चार भाज्य संख्या है? तो चार में देखो एक का भाग जाता है, दो का भी जाता है और चार का भी जाता है। आपका आंसर क्या होगा? हाँ, चार भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या है। क्यों है भाई भाज्य संख्या? भाज्य संख्या क्यों है? इसके पीछे का रीजन देख लो। मोर देन टू फैक्टर्स। क्यों है चार? क्योंकि मोर देन टू फैक्टर। ठीक है। इस तरीके से आप इनको देख सकते हो कि जिसके दो से अधिक फैक्टर होंगे वो सब संख्याएं क्या कहलाएगी? भाज्य संख्याएं कहलाएगी। मैं यहाँ पे आपको भाज्य संख्याएं कौन कौन सी है एक बार लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से पता लग जाएगा। मैंने क्या कहा कि जिसमें दो से अधिक टुकड़े होंगे, यानी स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी भी संख्या का भाग जाएगा, तो वो संख्या क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या कहलाएगी। क्या सर पांच भाज्य संख्या है क्या? पांच भाज्य संख्या है। पांच में देखो एक का भाग जाता है, पांच का भाग जाता है, तो पांच भाज्य संख्या है क्या? नहीं, भाज्य संख्या नहीं है। अगर मैं छः की बात करता हूँ तो छः में देखो एक का भाग जाता है, दो का भाग जाता है, तीन का भाग जाता है और स्वयं छः का भी भाग जाता है। तो क्या भाज्य संख्या है? तो आपका आंसर होना चाहिए हाँ सर, भाज्य संख्या है। यहाँ से आपने भाज्य और अभाज्य का पता लगा लिया। भाज्य संख्या क्या होगी? इस तरीके से भाज्य संख्या होंगी जिनके फैक्टर यानी गुणनखंड, गुणनखंड यानी कि जिसमें भाग दे के देखो आप। जैसे ये मान लेते हैं छः है, इसमें आप भाग दे के देख लो, इस तरीके से इसके टुकड़े करके देख लो, गुणनखंड करके देख लो। सबसे पहले आप भाग दो दो का। सर दो का भाग गए कितनी बार? तीन बार। फिर इसमें तीन का भाग जा रहा है कितनी बार? कितनी बार जा रहा है? एक बार। अब मैं इसमें एक का भी दे दूं तो भी एक बार। ठीक है। तो देखो एक से भी डिविजिबल है, तीन से भी है, दो से भी है और स्वयं से तो होगी होगी। तो इनके आप फैक्टर करके देख सकते हो, बड़ा सा बड़ा नंबर ले सकते हो, उनके आप फैक्टर करके देख सकते हो। अगर दो से अधिक गुणनखंड आ रहे हैं तो वो सभी संख्याएं क्या कहलाएगी हमारे पास? भाज्य संख्याएं कहलाएगी। आ रहा है क्या समझ में?
इस तरीके से मैं आपको पूरी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ। फिलहाल हम यहाँ से हम थ्योरी कवर कर रहे हैं। जैसे ही अपनी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी, हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाएंगे नंबर सिस्टम के, ठीक है। पूरे यूट्यूब के ऊपर आपको ऐसे इस तरीके से थ्योरी पढ़ाने वाला कोई नहीं मिलेगा। आपके लिए बिल्कुल पेड बैच की तरह फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए लॉन्च किया गया है। लगातार जुड़े रहना है, और सफल वही होता है जो लगातार जुड़ा रहता है, निरंतर प्रयास करता है। देखो, एक दिन के प्रयास से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है, लेकिन एक दिन न एक दिन सब कुछ हासिल हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको निरंतरता ज़रूरी है, क्योंकि बिना निरंतरता के कुछ नहीं हो सकता। निरंतर आने जाने से जब रस्सी पत्थर पे निशान कर देती है, तो आप तो बुद्धिजीव हो, ठीक है। आगे मैं चर्चा करूं तो आगे हम देखेंगे क्या, अभाज्य संख्याएं। कौन सी संख्याएं देखेंगे हमें? अभाज्य संख्याएं देखेंगे। और अभाज्य संख्याएं क्या होगी, प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे। अभाज्य संख्या के बारे में हम बात करते हैं। अभाज्य संख्या कौन सी होगी? अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का मतलब है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ लेना है। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा और हर बार क्वेश्चन पूछता है। प्राइम संख्या यानी कि अभाज्य संख्या क्या होगी, जिसमें स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाए। जिसमें स्वयं स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग नहीं चाहिए। अन्य किसी संख्या का भाग ना जाता हो। अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता हो। या मैं ये कह सकता हूँ, ओनली टू फैक्टर। ओनली टू फैक्टर होंगे, जिसके केवल और केवल हमारे पास दो ही गुणनखंड होंगे। वो सभी संख्याएं क्या कहलाती है? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्या मतलब जिसमें स्वयं और एक के अलावा अनेक किसी संख्या का भाग नहीं जाता। जैसे दो है, बोलो दो में दो का ही भाग जाता है, एक का जाता है, उसके अलावा और किसी संख्या का भाग नहीं जाता। तो दो क्या होगा हमारे पास है? अभाज्य संख्या। पहले जो मैं आपको ये बता दूं कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा। यहाँ पे आपको ये पूछने वाला है कि बताइए 1 से 100 तक की कितनी भाज्य संख्याएं होगी। 1 से 25 तक कितनी भाज्य संख्या होगी। 1 से 75 तक कितनी भाज्य संख्या होगी। सबसे पहले आपको अभाज्य संख्या का पता होना चाहिए, फिर तो काउंटिंग तो आप कर दोगे कि ये अभाज्य संख्या है। बट सबसे पहले आपको करना क्या है, अभाज्य संख्याओं को देखना है। जैसे अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 31, 43, 45, 53, 59, 61। ये जो संख्याएं मैं बता रहा हूँ, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 67, 71, 73, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, 79, 83, 89, 97। देखिए, क्या ये 25 संख्याएं हो गई क्या? एक बार काउंटिंग कर लो, क्योंकि एक से लेके 100 तक की कितनी कितनी भाज्य संख्याएं होती है हमारे पास?
25 से भाज्य संख्याएं होती हैं। तो काउंटिंग कर लो एक बार, इसमें कोई संख्या रह तो नहीं गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। दो संख्या कौन कौन सी रह गई भाई? 2 3 5 7 11 13 22 23 24 25 27 41 42 अच्छा 41 भी रह गई क्या? 41 43 47 53 54 55 61 63 63 74 75 79 अब अगर आपको ये पता नहीं होता कि 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या होती है तो बोलो आप नहीं कर सकते ना। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी संख्या अभाज्य संख्या होगी, कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं होगी। मैंने क्या कहा आपको कि जिसमें ओनली 2 फैक्टर होंगे वो सब संख्याएं क्या होगी? अभाज्य संख्या होगी। अभाज्य संख्या मतलब जिसमें 2 को हम देखते हैं तो 2 1 और 2 से ही विभाजित है। 3 को देखते हैं तो 3 1 और 3 से विभाजित है। 5 को देखते हैं तो 5 1 और 5 से विभाजित है और किसी संख्या से विभाजित नहीं है, डिविजिबल नहीं है। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गई। यहाँ से आपने एक चीज़ देखा कि 1 से 100 तक 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कितनी हो गई? 25। 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या कितनी हो गई हमारे पास? 25 हो गई। मैं आपको अगली स्लाइड पे ले जाता हूँ, यहाँ से एक चार्ट बनवा के देता हूँ। उस चार्ट को अच्छे से पकड़ लेना क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्या है क्वेश्चन? 1 से 25 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है? कुल कितनी अभाज्य संख्याएं इस तरीके से याद करना है आपको। 9 15 21 25 30 35 40 46 3 4 बार एक साथ मेरे साथ बोलोगे तो याद हो जाएगी। 9 15 21 25 30 35 40 46 बोलो मेरे साथ। 9 15 21 25 30 35 40 46 9 15 21 25 30 35 40 46 क्या है सर ये? 9 15 21 25 30 35 40 46 ये क्या है? 1 से 25 तक कुल कितनी भाज्य संख्या होगी? तो आप कहोगे सर 9 होगी। और अगर मैं पूछूं कि 1 से 50 तक है, 1 से 50 तक है कुल कितने प्राइम नंबर होंगे? प्राइम नंबर कितने होंगे? तो आप क्या कहोगे? 9 15 इस तरीके से आपको ये संख्याएं जो मैंने यहाँ लिखी है उनको यहाँ जचाते जाओगे आप। 9 15 21 25 30 35 40 46 इस तरीके से आप जचाते जाओगे। यहाँ संख्याओं में अंतर लेना है 25 25 का, और यहाँ जैसे संख्याएं मैंने बताई है वैसे वैसे रखते हुए जाना है आपको। 1 से 75 तक कुल कितने प्राइम नंबर होंगे? तो आप क्या कहोगे? 1 से 75 तक कितने प्राइम नंबर आ रहे हैं भाई हमारे पास? देखो 1 से 75 तक कुल कितने प्राइम नंबर आ रहे हैं? 9 15 21, यहाँ आगे कर दोगे 25 30 35 40 46 35 40 और अगला क्या कर दोगे यहाँ पे? 46। 9 15 21 25 30 35 40 46 बोलो इनको। 9 15 21 25 30 35 40 46 यहाँ से क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा। 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर होंगे? ठीक है, ये लो
1 से 125 तक कितने प्राइम नंबर होंगे? 125 तक है कितने प्राइम नंबर होंगे? 30 होंगे। 1 से 150 तक है कितने प्राइम नंबर होंगे? ये लो भाई। और 1 से 175 तक है कितने प्राइम नंबर होंगे? 40। 1 से 200 तक है कितने प्राइम नंबर होंगे? 46। यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा 9, 15, 21, 25, 30, 35, 40, 46। 1 से लेके 25 तक के टोटल प्राइम नंबर कितने होंगे? 9। 1 से लेके 50 तक टोटल प्राइम नंबर कितने होंगे? 25। इस तरीके से आप इनको आगे निकाल सकते हो। ठीक है, जितना आप आगे की ओर बढ़ोगे उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा। मैं आपको एक यहाँ से ही, जैसे मैं यहाँ पे पिछली स्लाइड पे चलता हूँ और आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। देखिए, आपने क्या देखा कि सर ये जो अभाज्य नंबर है ये आपने शुरुआत कर दी कहाँ से? 2 से। और यदि भाज्य की बात करें, हम भाज्य की बात करें तो भाज्य में शुरुआत कहाँ से हुआ? देखो 4 से। मान लिया कि ये 2 क्या है? अभाज्य है। ये क्या है? अभाज्य। 3 भी क्या है? अभाज्य है, प्राइम नंबर है। 4 भी क्या है? भाज्य है। लेकिन सर एक कहाँ गया? ना तो एक भाज्य में आया और ना ही एक अभाज्य में आया। तो मैं आपको बता दूं कि एक होता है ना, एक 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 ना तो भाज्य होता है और ना ही अभाज्य, और ना ही अभाज्य होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए कि बताइए, एक होता है वो एक भाज्य होता है या अभाज्य होता है? तो एक ना तो भाज्य होता है और ना ही अभाज्य होता है। यहाँ तक की चीज़ें सबको क्लियर हो गई क्या? ठीक है, एक ना तो भाज्य होता है और ना ही अभाज्य होता है। अगला जो यहाँ से क्वेश्चन बनता है वो देखिए, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या बताइए कौन सी है? सबसे छोटी भाज्य संख्या बोलो कौन सी है? आप कहोगे सर एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है, ना तो कंपाउंड है ना ही प्राइम नंबर है। तो फिर दो की चर्चा कर लेते हैं। दो क्या होगी हमारे पास? सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात कर रहे हैं। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी हो गई? 2 हो गई। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी हो गई? सबसे छोटी भाज्य संख्या, भाज्य जिसमें भाग जाता हो संख्या। देखिए, एक ना तो भाज्य होता है ना ही अभाज्य होता है। दो की देखे तो दो क्या होता है हमारे पास? बताओ दो क्या होता है? अभाज्य संख्या। 3 क्या होता है? अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हो गई जो भाज्य है? वो है 4। सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है वो कौन सी है? 4 है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या है वो कौन सी है? 2 है। जो कि एकमात्र कैसी संख्या है? यहाँ लिख देता हूँ, जो कि एकमात्र सम संख्या है। जो कि एकमात्र सम संख्या है। एकमात्र सम संख्या है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 है, जो कि एकमात्र सम संख्या है, क्योंकि यहाँ आपको मैंने विषम संख्याएं लिखा दी 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 73, 73, 79, 83, 89, 97। यहाँ पे आपको 2 के अलावा कोई सा भी सम नंबर नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि 2 ही एकमात्र इकलौती संख्या है जो कि सम संख्या है।
उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। अगर आपने यहाँ तक की चीज़ें अच्छे से क्लियर कर ली तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, और अपने सभी साथियों तक क्लास को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में ज़रूर रख के जाना। और यहाँ हम आपके लिए पूरा एक मैथ का रोड मैप बना करके उसके द्वारा तैयारी करवा रहे हैं, जिसमें हम थ्योरी से लेकर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तक के चर्चा करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।